खेल मंत्री अनुराग ठाकुर संग कुश्ती खिलाड़ियों की बैठक में बड़े फैसले हुए हैं, जिसके बाद खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बैठक के बाद खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि उनकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया गया है। आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी, जो अगले 4 हफ्ते में सभी पहलुओं पर जांच के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। जांच कमेटी में कौन कौन होगा, इसका ऐलान आज दिन में किया जाएगा। कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को 4 हफ्ते के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जब तक जांच चलेगी तब तक बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ अध्यक्ष का काम नहीं करेंगे, उन्हें साइड किया जाता है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि हम खिलाड़ियों के आरोपों के प्रति गंभीर हैं, इसलिए गहराई से मामले की जांच करवा रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह को भी जांच में सहयोग के लिए कहा गया है। तो एक कमेटी तब तक दैनिक कार्यकलाप को देखेगी, डे टू डे वर्किंग को, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री बृजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे। खेल मंत्री के आश्वासन के बाद खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन भले ही खत्म कर दिया हो, लेकिन उन्हें भय है कि कहीं बृजभूषण अपने रसूख का इस्तेमाल करके उन पर हमला न करवा दें। बजरंग पुनिया ने आरोप लगाया है कि उन्हें पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन खेल मंत्री ने सभी शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है, कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पहले भी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष की तरफ से खिलाड़ियों को धमकी मिली है। बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के कार्यों से तात्कालिक तौर पर मुक्त कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी अपने कार्यों में लगे हुए हैं। 22 जनवरी को उन्होंने कुश्ती संघ की एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई है। ये सवाल खेल मंत्री से पूछा गया कि क्या बृजभूषण को मीटिंग बुलाने का अधिकार है, तो मंत्री ने कहा कि ये जांच कमेटी तय करेगी। अयोध्या में होने वाली एजीएम को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि उसमें बृजभूषण इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 71,000 युवाओं को रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र बांटे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बात की। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो 2023 का पहला रोजगार मेला है। नए साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। बता दें कि पिछले साल 2 रोजगार मेलों में पीएम 1,47,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जेपी नड्डा ने गाजीपुर से मिशन 2024 का शंखनाद किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब सही बटन दबाया जाता है तो मेडिकल कॉलेज मिलता है और गलत बटन से माफिया जीतता है। गाजीपुर में उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ संवाद भी किया। गाजीपुर से पहले बीजेपी के अध्यक्ष वाराणसी में थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विश्वनाथ मंदिर में आरती की। इससे पहले जेपी नड्डा ने काल भैरव के दर्शन भी किए और सीएम योगी के साथ चाय का आनंद भी लिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में है। कल यात्रा के दौरान राहुल जैकेट में नजर आए। हल्की बारिश की वजह से उन्होंने टी शर्ट के ऊपर जैकेट पहन रखी थी, जिसे बाद में उतार दिया। राहुल गांधी के साथ यात्रा में शिवसेना के सांसद संजय राउत भी शामिल हुए। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना शंकराचार्य से की। दिल्ली में राज्यों के पुलिस प्रमुखों के सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि गैंगस्टरों और आतंक के गठजोड़ के खात्मे पर जोर होना चाहिए। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य मजबूत आंतरिक सुरक्षा के लिए भविष्य का रोड मैप तैयार करना है। साथ ही इस सम्मेलन में साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात होगी। कार्यक्रम का आयोजन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किया, जिसमें देश भर के पुलिस बलों के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और एनआईए के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी शनिवार और रविवार को गृहमंत्री की उपस्थिति में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल को फिनलैंड में शिक्षकों की ट्रेनिंग वाली फाइल फिर से भेज दी। पहले उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को अधूरी योजनाओं को लेकर चिट्ठी लिखी थी। 4 पन्नों की चिट्ठी में उन्होंने कहा कि मैं आपका हेडमास्टर नहीं हूं, मैं लोगों की ईमानदार आवाज हूं। चिट्ठी में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने विधानसभा से एलजी दफ्तर तक विधायकों और मंत्रियों के मार्च टीचर्स को फिनलैंड भेजने, दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों, क्वालिटी एजुकेशन का जिक्र किया। उन्होंने सीएम के बयान कि उपराज्यपाल मिलना नहीं चाहते हैं के जवाब में कहा कि ये बात गलत है। सीएम केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री को मिलने के लिए समय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। बिहार में लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने की मांग उठ रही थी। राज्य की सभी पार्टियों ने कई बार इसके लिए केंद्र सरकार से बात की, लेकिन केंद्र ने जाति के आधार पर जनगणना कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। राज्य में जनगणना का काम भी शुरू हो गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू होने के साथ ही पर्यटक भारी तादाद में बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। बीती रात से ही राज्य के मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। पहाड़ों की रानी शिमला समेत कुफरी, फागू, नारकंडा, खड़ा पत्थर, चौपाल में गुरुवार रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान 0 के आसपास बना हुआ है। शहर में भी दिन भर हल्की बर्फबारी होती रही। खास ये है कि इस बार वीकेंड के मौके पर पर्यटन कारोबारी अच्छे कारोबार की उम्मीद जता रहे हैं। बीते लंबे समय से राज्य में ड्राई स्पेल चला हुआ था, जिसके बाद अब एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसका असर आगामी 26 जनवरी तक देखने को मिलेगा। फिलहाल सैलानी भी ताजा बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। जिला बिलासपुर में भी देर रात हुई बारिश से पूरे क्षेत्र में ठंड बढ़ गई और कोहरे से विजिबिलिटी भी कम हुई, जिसके चलते वाहन चालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। बारिश के चलते तापमान सुबह शाम 3 से 4 डिग्री तक पहुंच रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अब आग का सहारा ले रहे हैं। बता दें कि लंबे समय के बाद बिलासपुर में बारिश हुई, जिससे किसानों को अब कुछ प्रतिशत फसल होने की आस बनी हुई है। बीती रात से हिमाचल के मनाली सहित ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। लगातार बर्फबारी के बाद अब स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। बर्फबारी के चलते ऊपरी इलाकों की सड़कों में वाहनों की आवाजाही बंद हो गई, तो मनाली के आसपास के इलाकों में भी वाहनों के पहिए थमने शुरू हो गए। गाड़ियों, सड़कों और घरों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। सड़कों पर बर्फ जमने से गाड़ियां चलना जोखिम भरा होने लगा है। सड़क पर फिसलन होने से कई जगह जाम की स्थिति भी बन रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने फिलहाल मनाली के कई इलाकों में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। नेहरू कुंड से आगे सोलंग नाला तक केवल वाहनों को भी भेजा जा रहा है, जबकि भारी बर्फबारी के चलते अटल टनल को भी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। बिलासपुर से अंबिकापुर जाते वक्त उदयपुर के पास भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के काफिले में शामिल एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 3 कांस्टेबल घायल हैं और 1 कांस्टेबल की मौत हो गई। अंबिकापुर में शुरू हो रहे कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बिलासपुर से अंबिकापुर जा रहे थे, तभी रात्रि में सरगुजा के उदयपुर के पास काफिले की एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें रात को ही उपचार के लिए अंबिकापुर ले जाया गया। श्रावस्ती में एक महिला ने पड़ोस की एक अन्य महिला से कहासुनी के बाद जहर खा लिया। जहर खाने से उसकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामले में एसपी ने विवेचना के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही। उसके बेटे ने पुलिस को बताया कि उसकी मां को पड़ोस की महिला अक्सर परेशान किया करती थी। वहीं बीते शाम पड़ोसी महिला से उपले की पथाई के दौरान वाद विवाद भी हुआ, जिससे परेशान होकर उसकी मां ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।